नमस्कार सभी दोस्तों को। आज की नई सुबह के साथ नए जोश और नए विश्वास के साथ मिल रहे हैं आपसे। कल तक हमने बात की थी पुल्लिंग शब्दों की। आज बात कर रहे हैं हम नपुंसक लिंगों शब्दों की, और उसमें भी जो अकारांत इकारांत हैं उनकी बात होगी, साथ ही हलंत शब्दों की भी यहाँ पे बात होगी। अब तक हमने चर्चा की थी अजंत शब्दों की। अजंत यानी कि जिन शब्दों के अंत में अच वर्ण हो, स्वर वर्ण हो। आज हम बात कर रहे हैं हलंत वर्णों की, यानी कि जिन शब्दों के अंत में हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण हो, उन वर्णों की जो अंत वाले शब्द हैं उनकी बात होगी, चर्चा होगी, उनके शब्द निर्माण की प्रक्रिया देखी जाएगी। तो हम आज शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास नपुंसकलिंग शब्द रूपों के रूप में। तो आइए ले चलते हैं। सबसे पहले चर्चा हम नपुंसकलिंग के अकारांत की करेंगे, अकारांत शब्दों की ओर। तो नपुंसकलिंगों में सबसे पहले अकारांत शब्द जो है, जो हमारे सिलेबस में, उसको लिए चलते हैं हम साथ में। फल शब्द से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं फल शब्द, और इसे कहेंगे अकारांत। अकारांत नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है दोस्तों, ये रहेगा फल अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। और इसको बनाने के लिए जो ट्रिक लिखी है मैंने ये, और फल शब्द जब बन जाता है, फल शब्द के बाद हम जितने भी अकारांत शब्द हैं, जैसे पत्र, व्यजन और मित्र, इस तरह के। मित्र शब्द वैसे पुल्लिंग का है, पुल्लिंग में बोलने में आता है, लेकिन यह जब संस्कृत की प्रक्रिया में आता है तो नपुंसकलिंग के शब्द रूपों की तरह चलता है, और वैसे ही उनके निर्माण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे उस फल शब्द की तरह इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो जो अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं वह भी बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इस ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हम फल शब्द को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे फल। फल सब जगह सातों विभक्तियों में आप फल लिख सकते हो, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई मात्रा नहीं है अंत में, तो हमें कहीं कोई हटाने का कोई काम ही नहीं है। कुछ जो है वो जुड़े ही जुड़ेगा सब कुछ। ठीक है ना, तो सातों विभक्तियों में हमने फल लिख लिया। हमारा काम बहुत सरल हो जाता है इस प्रकार, और इस सरलता को हम अन्य शब्दों में भी लागू करेंगे। फल शब्द हमने सातों विभक्तियों के लिए लिख लिए। प्रथमा विभक्ति में देखा हमने मैं लगा हुआ है, हमने मैं जोड़ दिया। द्वितीय में मैं लिखा हुआ है, इसको अभी हमने मैं में जोड़ दिया। फलम फलम हो गया प्रथमा और द्वितीय। एक वचन के चयन को पूरा करें। एन, तृतीय विभक्ति में एन शब्द जुड़ता है तो एन हमने जोड़ दिया। चतुर्थी में आय जुड़े तो हमने आय जोड़ दिया, और पंचमी में आत जोड़ रहा है तो आत जोड़ दिए। षष्ठी में श जुड़ रहा है, हमने श जोड़ दिया। और सप्तमी में एक ही मात्रा जोड़नी है तो एक ही मात्रा लगा दी। इस प्रकार एक वचन की जो शब्द है वो और सभी सातों विभक्तियों में हमारे सामने तैयार हैं इन मात्राओं को जोड़ने से। इतना इजी काम है। दो में मैं जुड़ा है फलम फलम, एन जुड़ा फलेन हो गया, आय जुड़ा फलाय, आत से फलात, और श से फलस्य, और थे से फल। यानी कि यहाँ कंफ्यूजन वाली कोई स्थिति नहीं है। प्रथमा और द्वितीय में जो यही अंतर है, बाकी तो यह अकारांत भी वही जो अकारांत था पुल्लिंग का राम शब्द, उसी को फॉलो कर रहा है। यानी कि नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, इनमें अंतर सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का ही होता है। उसके बाद तृतीय विभक्ति से लेकर आप संबोधन तक चले जाइए, आपको स्थिति यथावत मिलते, यानी कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को बनाने की प्रक्रिया और उनमें लगने वाली मात्राएं सेम मिलेंगी। कहीं कोई अंतर नहीं मिलेगा सिवाय प्रथमा और द्वितीय को छोड़ करके। तो वही फलम फलम अलग है, बाकी तो राम शब्द की तरह ही है। तो ऐसे ही उन शब्दों को हम पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों एक जैसे होने से एक शब्द रूप की तो दिक्कत हमारी खत्म। बस ये स्त्रीलिंग की उनकी हमने बात कर ली है। अब देखते हैं आगे संबोधन में इसमें क्या हो सकता है। अकारांत है तो कोई, हमने लिखा संबोधन में कोई बदलाव नहीं है, जो मूल शब्द है वही आ जाएगा। तो हे करके मूल शब्द को ले आओ, हे फल। जैसे हमने राम शब्द में लिखा था हे राम, ऐसे ही हे फल। अब चलते हैं इसके द्विवचन की तरफ। मूल शब्द था फल,
अब राम में रामे करा था, रामो करा था, इसमें फल में हम, चूंकि ये नपुंसकलिंग का है इसलिए प्रथमा का और द्वितीय का जो लाइन है वही बदलाव हुआ, तृतीया से सेम उसी कैटेगरी में हम ले आएंगे। फले द्विवचन भी सेम होता है, हमने पहले पूर्व शब्द रूपों में देख लिया। फले यहाँ पे अब तीनों बार तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों ही विभक्तियों में हम 3 बार फल फल शब्द लिखे और इसके बाद में हमने जोड़ना क्या है, एक ही तरह की चीज भ्याम शब्द जोड़ना है, क्योंकि भ्याम शब्द मान लो या फिर इसे कहें प्रत्यय, तो ये प्रत्यय जुड़ रहा है, भ्याम प्रत्यय जुड़ रहा है यहाँ पे, तो शब्द हमारा बन जाता है फल, फलाभ्याम क्षम्यताम, आ की मात्रा साथ में चलते रहेगी इनके, ठीक है ना, फलाभ्याम फलाभ्याम चलेगा ये, थोड़ा सा समय लग सकता है। फलाभ्याम 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 3 बार हुआ। फिर है फलयो, जैसे आया था राम यो हो, फलयो हो, सप्तमी का भी वही प्रत्यय है इसलिए वही फलयो हो रिपीट होगा यहाँ पे। इसके द्विवचन के संबोधन में चलेंगे तो वही ऊपर से उठ करके आ जाएगा फले, ए फले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय से लेकर संबोधन फले से ये पुल्लिंग शब्दों की तरह चल रहे हैं। अंतर है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में, तीनों वचनों में, तो इन्हीं को हम देख लेंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। बहुवचन में चलते हैं तो फलानी, मित्र होता तो मित्राणी, व्यजन होता तो व्यजनानी, पत्र होता तो पत्राणी, इस तरह से ये सारे शब्द रूप बनते जाएंगे, ठीक है। इसको बहुवचन जो द्वितीय का वो भी सेम, यानी कि आपको क्या याद रखना है, अब तृतीय से लेकर तो पुल्लिंग को फॉलो कर रहा है तो पुल्लिंग को याद रख लो या इसको याद रख लो, एक ही बात है। प्रथमा और द्वितीय में सेम सेम एक लाइन है तो दूसरी लाइन भी वैसी ही है, यानी कि एक ही लाइन याद करने की जरूरत पड़ी, फलम फले फलानी, तो दूसरी जो द्वितीय विभक्ति है उसको भी हम रिपीट कर दिए यहाँ पे फलम फले फलानी के तौर पे। अब वापस राम शब्द को हम फॉलो करते हुए यहाँ पे ले आते हैं, जैसे राम ही बना था तो यहाँ पे फल ही शब्द बन रहा है। चतुर्थी में भ्याम, भ्याम के बाद में भ्यस प्रत्यय लगा था तो फलेभ्य, जैसे वहां पे रामेभ्य बन रहा था यहाँ फलेभ्य बन जाएगा। दो में आ गया। षष्ठी विभक्ति में चलेंगे तो फलानाम, जो दीर्घ हो जाता है नाम या नाम का यहाँ पे उल्लेख होता है, या तो नाम जुड़ेगा या नाम, तो हमने यहाँ पे फलानाम किया है। और सप्तमी बहुवचन में फलेसु शब्द के साथ इस शब्द रूप की पूर्ति हो जाती है कि फलेसु, इस तरह से दंत, ये जो मूर्धन्य सकार आ रहा है, इसके संबोधन बहुवचन में चलें तो फल शब्द का जो प्रथमा बहुवचन है उसी को लेंगे हम, तो हे फलानी यहाँ पे हमारे सामने आता है। वैसे नपुंसकलिंग शब्दों में संबोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी कहीं कहीं आ जाते हैं, इसलिए इसको लेके चल रहे हैं। हे फलानी ये संबोधन का शब्द हो गया हमारा, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, उसके बाद तृतीय से लेकर संबोधन तक पुल्लिंग के जो रूप है राम शब्द, कारण, बालक, छात्र, वृक्ष, इस तरह के जितने भी शब्द हैं उन सब की बनने की प्रक्रिया एक जैसी है, एक जैसी मात्राएं जुड़ रही हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई अंतर नहीं है। 2 लाइन का भी क्या, एक लाइन का याद करना है, दूसरी लाइन एज इट इज आ रही है हमारे सामने, तो इसको याद करने से पहले जब राम शब्द हम देख रहे हैं तो हमारा काम आसान हो जा रहा है। फिर भी हमने द्वितीय और प्रथमा दोनों विभक्तियों को लेके चले हैं यहाँ पे, तो इसको याद रखना जरूरी। अब फल शब्द के बाद हम चर्चा कर रहे हैं दूसरा नपुंसकलिंग शब्द वारी शब्द। मूलतः यह वारी शब्द नकारांत है, यानी कि वारिन लिखा जाता है ये, तो ये शब्द बनेगा वारिन। और ये वारिन शब्द को हम हिंदी का शब्द बनाने के लिए वारी के रूप में यूज करते हैं। ये वारी शब्द जल का पर्यायवाची के रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है, वारी हो गया है यहाँ पे। इसको हम क्योंकि न है हलंत है इसलिए नकारांत बोलेंगे, नकारांत और नपुंसकलिंग शब्द। नकारांत नपुंसकलिंग शब्द है वारी शब्द, इस हलंत शब्द की श्रेणी में आता है। और हलंत शब्दों में जो जो मात्राएं जुड़नी होती है उनके शब्द रूपों में,
वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि तृतीय विभक्ति में आ जुड़ेगा, चतुर्थी में ए, पंचमी में विसर्ग, षष्ठी में विसर्ग और सप्तमी में ई। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, आए दो विसर्ग ई, आए दो विसर्ग ई, आ ए दो विसर्ग एक और दो ई। इस तरह से इनको हम याद करेंगे तो हमारा काम आसान होगा। अब यहाँ पे संबोधन में देखिए, अगर अंतिम वर्ण ई है तो या तो वैसा का वैसा ही रहे, या फिर बदलाव कर दो एक ही मात्रा हो जाए उस ई की जगह, और अगर उसके अंत में ऊ की मात्रा है तो या तो वो वैसा का वैसा ही छोड़ेंगे, उसको मात्रा को नहीं हटाएंगे, और अगर बदलाव करना है तो ऊ की जगह ओ, यानी कि गुणादेश होता है। तो वारी शब्द में ई है अंत में, तो ये वाली कंडीशन होगी। और एक और शब्द आएगा हमारे सामने मधु शब्द, वो भी नकारांत मधुन शब्द से बनता है। उसमें मधु शब्द में ऊ की मात्रा आती है, तो ऊ को हम या तो खाली छोड़ेंगे उसी स्थिति में, या तो फिर ओ की मात्रा करके चलेंगे संबोधन में। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नपुंसक अलंग शब्द वारी शब्द की। तो ये कैसे बन रहा है वो देखिए। कोई भी अगर नपुंसक लिंग का नकारांत शब्द हो तो उसका जो प्रथमा एक वचन होगा वो मूल स्थिति में यहाँ पे आकर के हमारे सामने बैठता है, यानी जो हम शब्द बनाते हैं उस शब्द को हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द है उसके तरह से जो यूज करते हैं, उसी को हम यहाँ पे उस वारी शब्द को लेके आ रहे हैं प्रथमा एक वचन में। और हम देख रहे हैं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम चलती है, तो द्वितीय विभक्ति भी क्या हो गई, सेम। तो प्रथमा और द्वितीय का एक वचन सेम। हम एक वचन की कड़ी को पहले पूरी करेंगे। अब देखिए, अब मूल शब्द को ले आइए, वारिन। वारिन शब्द है। अब इस वारिन शब्द में अगर आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ना हो जाएगा, ये हलंत हट गया। लेकिन हमने पूर्व शब्द रूपों में भी देखा, अगर न से पूर्व र, री और श का व्यवधान हो तो वह बाद में आने वाला न किस में बदल जाता है, ण में। इस प्रकार इस न को हम बदलेंगे न में, तो शब्द बन गया वारिणा। अब बार बार जब भी ये मात्राएं लग रही हैं तब वो न का क्या बन जा रहा है, न बन जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, वारी, एक ही मात्रा लगाएंगे तो वारिणी। न को न बना दे रहे हैं हर बार, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वारिन था, न हो ही गया, और न में दो विसर्ग लगा दिए, वारिण। इसमें फिर वही प्रक्रिया, वारिण। अब अंतिम ई मात्रा लगानी है, वारी और नी। इस प्रकार हमारे एक वचन की प्रक्रिया सप्तमी विभक्ति तक पूरी होती है। अब बात करते हैं इसके संबोधन की। तो हम क्या करेंगे कि संबोधन में लगते हैं इकारांत है, एक तरह से ई अंत में है तो ई को या तो हम उसी स्थिति में छोड़े या फिर एक ही मात्रा लगाएंगे, दोनों ही बातें हैं। स्थिति नॉर्मल रखें तो वारी, या तो फिर इस ई को ए में बदले तो वारे। ये प्रथमा जो है संबोधन एक वचन का रूप हमारे सामने आता है, इसको थोड़ा सा देखने वाली बात है। अब बढ़ते हैं हम द्विवचन की तरफ। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, नपुंसक लिंग और नकारांत शब्द हो तो वह अपने आप में इस शब्द की प्रथमा एक वचन में ही नहीं आएगा, बाकी इस न का हर जगह यूज होगा। अब देखिए, बाकी इसमें जो न आएगा पहले वाले शब्दों में भी जो न है उसमें बाद वाले जो द्विवचन होता है उसमें बड़ी मात्रा होती है, और बहुवचन तक पहुंचते पहुंचते जो छोटी मात्रा होती है वो बड़ी हो जाती है, बड़ी छोटी होती है। देखो कैसे, ये शब्द आ रहा वारिन। अब हमें सबको पता है न को न किए हैं तो ये हो गया जी। अब इसमें बड़ी की मात्रा लगाए हैं हम पूर्व शब्दों में भी और यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं, वारिणी हो गया। अब यही मात्राएं आगे बहुवचन में जाकर के जो बड़ी मात्रा वो छोटी हो जाएगी, छोटी मात्रा बड़ी हो जाएगी। देखो वाह, ये छोटी मात्रा है, बड़ी हो गई, बड़ी मात्रा छोटी में बदल दे रहे हैं। इस प्रकार हमारा काम आसान हो जाता है। एक वचन में जो मूल होता है वो होता है, बाकी द्विवचन में जाते वो बड़ी मात्रा के साथ आता है, और बहुवचन में जाते जो बड़ी मात्रा थी वो छोटी बन रही है, छोटी वाली को बड़ी बना रहे हैं। समय के हिसाब से कोई छोटा कोई बड़ा होता रहता है, तो ये छोटा बड़ा हो गया, बड़ा छोटा हो गया यहाँ पे बहुवचन में। अब हमने कहा प्रथमा और द्वितीय सेम चलती है, तो यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे भी सेम हो जाएंगे। तो यही वारिणी वारिणी।
इस प्रकार इनका उच्चारण करके देखें, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, इस प्रकार से ये हो सकता है। अब तृतीय विभक्ति में आएंगे तो हम अब इस शब्द को याद करेंगे, 3 बार वारी वारी लिखेंगे, फिर वो 3 बार भ्याम भ्याम जुड़ेगा, हमारा शब्द हमारे सामने होगा वारी वारी वारी। और तीनों में हम भ्याम भ्याम शब्द जोड़ेंगे, वारी भ्याम वारी भ्याम वारी भ्याम। ये भ्याम जो है वो प्रत्यय का रूप है, तो ये प्रत्यय तृतीया चतुर्थी और पंचमी तीनों ही विभक्तियों में लगता है, और चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, हलंत हो या अजंत हो, हर शब्द में यही प्रत्यय जुड़ते हैं। इसीलिए जो ट्रिक्स बताई जा रहे हैं वो सिर्फ एक वचन की कड़ी के लिए बता जा रहे हैं, क्योंकि अंतर यही मिलेगा। यहाँ पे भ्याम भीस वगैरह नाम सब सेम जैसा मिलेगा, एक जैसा, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसी लाइन में है, तो इसीलिए लाइन की ट्रिक्स बता रहे हैं। अब 3 बार हो गया ये, अब क्या होगा, वारिन शब्द जो है वो न को न कर दे रहे हैं। अब यहाँ षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ओस प्रत्यय होता है, तो वो ओस प्रत्यय में ओ और स का विसर्ग करके इस प्रकार, और दोनों की स्थिति सेम होती है, दोनों में सेम प्रत्यय होता है, तो दोनों ही वारिणो शब्द बनेंगे। इसके संबोधन में आएंगे तो संबोधन में वही उठा के लाएंगे जो द्विवचन का प्रथम विभक्ति का द्विवचन है, वारिणी। हे वारिणी। बहुवचन की तरफ आप द्वितीय विभक्ति तक हो गया काम। अब तृतीय विभक्ति में भीष प्रत्यय लगता है, तो वैसे ही काम में लेंगे हम, वारी शब्द है और भीष का भी और स को विसर्ग के रूप में हमने यहाँ पे रखा। अब भ्यस प्रत्यय लगेगा, तो वारी और भ्यस का भ्य और विसर्ग, वारी और भ्यस प्रत्यय का भ्य और स का विसर्ग। ये काम करते आए हैं हम, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये आसानी से हो जा रहा है अपने आप में। अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन में या तो नाम जुड़ता है या नाम जुड़ता है, ये हम देख रहे हैं। फिर सप्तमी में सु जुड़ रहा है, तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वारी नाम। और यहाँ एक और खास देखने वाली बात है, जैसे वारी यहाँ बड़ा के यहाँ छोटे, तो जब भी षष्ठी बहुवचन में पहुंचो तो अंतिम मात्रा होती है वो हमेशा, जैसे राम शब्द था तो रामानाम हुआ था वहां पे, तो अंतिम जो मात्रा होती है मूल शब्द की वो बड़ी हो जाती है, नाम या नाम वहां पे जुड़ता है। ये खास बात ध्यान देखने के लिए। अब आगे सप्तमी में वारिसु, मूल इसी में आ जाते हैं मात्रा के साथ, और शब्द बनेगा वारिसु। ठीक है, संबोधन में देखेंगे इसके, तो वही इसका जो बहुवचन है प्रथमा का वही आएगा, वारिणी वारिणी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा नपुंसकलिंग हलंत शब्द जो है वारी शब्द मूलतः वारिन है, वह शब्द इस प्रकार से हमारे पास सामने निर्मित होता है, वारी वारी वारिणा। ये जो अंतर है, ये जो ट्रिक है, ये जो मात्राएं हैं, यही हमें ध्यान में रखने की है। जो आगे बड़ी करने का और बड़ी को छोटी, छोटी को बड़ी करने का, ये दोनों में सेम चलेगा प्रथमा द्वितीय में। फिर आगे भ्याम भ्याम भ्यस प्रत्यय जो है ये हर बार तीनों में एक जैसा आ रहा है, यहाँ एक जैसा आ रहा है, यहाँ भिस होता है, ये तृतीया में ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यहाँ नाम या नाम होता है, ये सु लगता है। बड़ी आसान चीजें हैं, याद करने की जगह जो है सिंपल, वो यहाँ से टफ है थोड़ा सा। एक ये सवाल हमें बहुत उलझन में डालता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो वारिणी, ये एक वारिणी दोनों में से यहाँ से, और एक वारिणी दोनों में से यहाँ से, 3 तो ऑप्शन ये बन गए। एक वैसा और देख करके पूछे कि सप्तमी विभक्ति एक वचन वारी शब्द कौन सा सही है, तब देख लेना आप। इसलिए 3 जगह जो चिन्हित की है वो बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करती है, तीनों को याद रखना है। प्रश्न भी है सर ऐसे ही उठाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न बनाते हैं जो आपको कंफ्यूजन की स्थिति में लाते हैं। तो जो स्थिति मैंने राउंड की है, सर्किल की है, उनको जरूर से आप याद रखें। यहाँ वारिणाम में ध्यान रखना कहीं छोटी ई की मात्रा रह में उसके साथ कोई ऑप्शन ना मिल जाए, हमें ध्यान रखना। षष्ठी विभक्ति में चाहे कोई भी शब्द रूप हो, जो अंतिम मात्रा होती है वो बड़ी होकर के नाम या नाम
जुड़ता है। नाम तब जुड़ता है री रस का व्यवधान हो, ना तो नाम ही रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं जो कि नकारांत ही है, नपुंसक लिंग का ही है, मधु शब्द, जिसे मधुन शब्द के नाम से जानते हैं। अब इस मधुन शब्द की तरफ हम बढ़ें तो मधुन शब्द जो है नकारांत है और नपुंसक लिंग शब्द है। तो ऐसी स्थिति में हम ये जो वारिणी शब्द बनाए हैं उसी को फॉलो करते हैं सेम टू सेम, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो मात्राओं का फेर है या मात्राएं जो लगानी है वो ऐसी की ही ऐसी मात्रा ही लगेंगी। शब्द क्या है हमारे सामने? मधुन, यानी कि नकारांत शब्द है। ठीक है, और इसको हम शब्द के रूप में लाते हैं तो मधु शब्द हमारे सामने आता है। प्रथमा एक वचन में यह शब्द काम में आएगा, बाकी ये काम में आएगा मधुन। अब इसको लिखेंगे हम नकारांत शब्द। क्योंकि नपुंसक लिंग की बात हो रही है तो नपुंसक लिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो मधुन शब्द जो कि मधु बनता है नकारांत शब्द है। अब शुरू करते हैं इसको। ध्यान से देखो, जो बारी शब्द बनाया वैसी की वैसी स्थिति यहाँ पे भी आने वाली है। तो जो मूल शब्द है उसको ले आए, जो शब्द बना हमारे पास मधु, प्रथमा एक वचन में मधु रखा। अब द्विवचन में जब चलेंगे तो जो ये आएगा इसको उतार के लाएंगे, फिर क्या बनेगा वो स्थिति होगी। तो प्रथमा और द्वितीय एक जैसी स्थिति होती है, दोनों में डैश डैश छोड़ा, एक वचन के कॉलम को पूरा करते हैं। अब क्या लाना है, इसको लेके आएंगे हर जगह। प्रथमा एक वचन में खाली छोड़ा इसको, तो द्वितीय में सेम हो रहा है, तो दोनों यह जगह, फिर बाकी यही काम में आ रहा है। देखते जाइए आप, मधुन, 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 मधुन और मधुन, ये सप्तमी विभक्ति तक का काम हमने कर लिया। अब इसमें जो हमें जोड़ना है वो मात्राएं हमारे सामने हैं, उनको देखते हैं जोड़ते। आ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ का हलंत हट गया। ए की मात्रा लगाएंगे न में तो ये हलंत हटा। विसर्ग लगा दिए हम दो, ये हलंत हट गया। ये दो विसर्ग लगाएंगे, ये हलंत हटा। और ई की मात्रा लगाएंगे छोटी तो ये बनेगा मधुनी। अब देखिए, मधु, मधु, मधुना, मधुने, मधुनः, मधुनः, मधुनी, ये सप्तमी विभक्ति का काम हमारा हो गया है। अब इसके संबोधन की बात करें तो संबोधन में क्योंकि ये उकारांत बन रहा है, हमने लिखा उ की स्थिति हो तो या तो वैसा का वैसा छोड़ो जो प्रथमा एक वचन में है, या फिर उसको ओ में बदलो। तो हे मधु, एक तो ये स्थिति और दूसरी है मधु। इन दोनों स्थितियों को हमें याद रखना है कि संबोधन में ये भी हो सकता है दिया हुआ, ये भी हो सकता है जब प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया में आए या प्रश्न पूछा जाए तो। अब द्विवचन और बहुवचन की तरफ बढ़ेंगे। अब पहले हम द्विवचन वाले कॉलम को पूरा करेंगे। हमने कहा था द्विवचन में आते ही इसको हम पकड़ेंगे और इसमें पकड़ने के बाद जो मात्रा लगनी है बड़ी ई की, वो उसका यहाँ पे विधान करेंगे। मधुन शब्द ले आए हम। अब मधुन शब्द में जैसे वारी शब्द था, वारिन लिखा था, वारिन में बड़ी की मात्रा करके चले, आगे जाते वो बड़ी छोटी, छोटी को बड़ी कर दिए थे। ऐसे ही हलंत हटाओ और बड़ी की मात्रा लगाओ, ये द्विवचन का कॉलम हुआ। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब तो वारी में जो किया था, बड़ी को छोटी, छोटी को बड़ी, ये छोटी मात्रा बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी वाली मात्रा छोटी हो जाएगी। तो देखो कैसे बन रहा है। ये छोटी मात्रा बड़ी में बदल गई और बड़ी मात्रा छोटी में बदल गई। तो अब हमारा हो गया मधु, मधुनी, मधुनी। अब द्वितीय विभक्ति भी सेम है, चूंकि इसलिए इसको भी इसी रूप में रिपीट करेंगे। ये भी इसको पूरा कर देती है, मधुनी, तृतीय विभक्ति तक का काम हमारा नॉर्मल हो गया है, क्योंकि एक चीज आ गई। मधुन शब्द था, ये मधु किया, मधुन में बड़ी की मात्रा जोड़ी मधुनी हो गया,
और बड़ी और छोटी, छोटी को बड़ी करते बहुवचन मिल गया, और ये मिल गई तो दूसरी लाइन भी हमें मिल गई। अब यहाँ से जब करने लगते हैं तो आपको पता ही है, मूल शब्द लाते हैं मधु, और उसमें 3 बार व्याम व्याम जोड़ेंगे तो कहाँ तक, पंचमी तक का काम हमारा हो जाता है। मधु, मधु, मधु 3 बार हमने लिखा, 3 बार में इसमें व्याम प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मधुव्याम, मधुव्याम, मधुव्याम। 3 बार मधुव्याम, मधुव्याम शब्द बन रहा है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में। ठीक है, अब इसके षष्ठी और सप्तमी ये दोनों देखो, प्रथमा द्वितीय सेम हो गई, द्विवचन की, तृतीय चतुर्थी पंचमी सेम हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, और षष्ठी और सप्तमी सेम हो जाएंगी तो 3 ही तरह के शब्द मिले ना, हमें अंतर नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पे मधुन शब्द है, अब इसमें ओस प्रत्यय होता है षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में, तो ओस का ओ लगाया, हलंत हट गया, और स को विसर्ग बनाया तो मधुनोह, क्योंकि यहाँ पे भी ओस प्रत्यय, वही स्थिति मधुनोह। ठीक है दोस्तों, ये काम हो गया सप्तमी तक का। अब इसके चलते हैं संबोधन की तरफ, तो बनता है हे, ये उठाओ मधुनी, हे मधुनी। ठीक है ना, अब बहुवचन में द्वितीय विभक्ति तक काम हो रखा है। अब यहां से भिस, भ्यस, भ्यस और आम और सु प्रत्यय लगेगा, तो वो जोड़ते रहिए आप। मधु शब्द में भिस प्रत्यय जोड़ा तो मधु भी, स को विसर्ग, भ्यस प्रत्यय जोड़ेंगे, अब भ्यस प्रत्यय जोड़ेंगे तो भ्य और विसर्ग, यहाँ पे भी भ्यस प्रत्यय तो मधु और भ्य, फिर आम प्रत्यय जुड़ता है यहाँ पे षष्ठी बहुवचन में तो मधु। देखिए यहाँ पे छोटी मात्रा आ रही थी, अब मैंने कहा था षष्ठी बहुवचन आते ही उसी जो उनकी मात्रा होती है वो बड़ी हो जाती है, तो ऐसे ही करके मधु नाम। अब पूर्व शब्द में नाम आया था, यहाँ पे नाम, क्योंकि उसमें रीसा था, वारी र था, इसलिए नाम कर रहा था, यहाँ पे नाम रहेगा। यही बात समझने की है, कभी नाम और कभी नाम, तो र री श हो तो नाम होता है, अन्यथा नाम ही चलता है यहाँ पे षष्ठी बहुवचन में। सप्तमी में सु चलेगा तो बन जाएगा मधुसु। ठीक है, यहाँ सप्तमी तक का काम हुआ। अब इसके संबोधन में चलें तो शब्द बन रहा है हे मधुनी, हे मधुनी। यहाँ पे छोटी मात्रा है, यहाँ पे बड़ी मात्रा है, बड़ी छोटी के अंतर से ये देख लेना। सवाल वहीं से मधो एक, इनमें से द्विवचन में छोटी बड़ी की मात्रा का कंफ्यूजन करके, ठीक है ना, इन डबल डबल वाली स्थितियों को देख लेना, ज्यादा अंतर नहीं है, एक जैसे हैं, तो बहुत सारे तो बनाने नहीं पड़ रहे, और ये सारे प्रत्यय एक जैसे लगते हैं, चाहे वो शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, किसी का भी हो, चाहे हलंत हो, चाहे कैसा भी हो, स्थिति यही बदलती है, इसीलिए ये ट्रिक्स एक वचन की बताई जा रही है। ठीक है ना, हमारा काम आसान हो जाए उसके लिए जितना हो सकता है हो रहा है। आप भी इसको थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को एकाग्रचित करके करते रहिए काम, आपका काम सच में आपको आसान लगेगा और संस्कृत भाषा रुचिकर लगने लगेगी। स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको अपने आप रखिए सुरक्षित। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और जो शब्द इसका जगत शब्द, नपुंसकलिंग का ही है, हलंत शब्द है लेकिन तकारांत है, मात्राएं यही जुड़नी है उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस प्रथमा और ये द्वितीय विभक्ति जो है वो इनसे नकारांत से अलग हो, क्योंकि वो तकारांत शब्द है। ठीक है ना, उस तकारांत शब्द जगत को लेते हैं, उस तकारांत शब्द जगत में क्या बदलाव होना चाहिए वो देखते हैं। इस तकारांत शब्द के रूप किस प्रकार चल सकते हैं वो देखने वाली बात है। दोस्तों हमारा काम बहुत आसान है, लेकिन आप बने रहिए, क्योंकि आपको लग सकता है कि टाइम
ज्यादा लग रहा है, वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन टाइम भले ही ज्यादा लगे, लेकिन चीज अगर सारगर्भित हो, हमें काम आने वाली हो, तो समय का सदुपयोग हो जाता है उसका। जगत शब्द करण शब्द रूप है, इसको लिखेंगे तो जो मूल स्थिति है वही चलेगी यहाँ पे प्रथमा और द्वितीया में, जगत जगत। ठीक है, अब यहाँ पे मात्रा जुड़नी शुरू होंगी। जगत शब्द है, हलंत का अगर आगे मात्रा जुड़ेंगे तो हलंत हट जाएगा, जगता बन गया। ऐसे ही त में एक ही मात्रा जोड़े, जगते बन गया। यहाँ पे सिर्फ विसर्ग जोड़ रहे हैं तो जगतः, यहाँ पे भी विसर्ग जगतः, और यहाँ पे एक ही मात्रा तो जगती। सप्तमी तक का काम, जगत जगत जगता जगते जगतः जगतः जगती, ठीक है। जो मात्राएं जोड़नी है वही जोड़िए, काम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक्स के हिसाब से चलते रहिए। हमें बर्डन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, चिंता मुक्त होकर के हमारा काम करना है। अगर आप ये सोचोगे इतने सारे शब्दों पर कैसे याद होंगे, तो आपका काम मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप बड़े आनंद के साथ और स्वस्थ मस्तिष्क के साथ आप यहाँ ट्रिक्स का मजा लेते हुए और एक वचन को सीखिए। द्विवचन और बहुवचन किसी भी लिंग का कोई भी वह शब्द हो, अलंत अजंत कैसा भी हो, सब एक जैसे बन रहे हैं, वहां पे कोई दिक्कत और डाउट नहीं है। यहाँ है तो उसको हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। अब इसके संबोधन में चलते हैं तो बनेगा हे जगत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिख रखा है अगर हलंत का हो, ये ई उरु स्थिति हो तो ये बनेगा, बाकी खाली हो और दूसरा तो ये मूल स्थिति में रहता है, तो ये हे जगत। अब देखो इसमें हमने क्या करा था कि मात्रा को बड़ी ई की मात्रा लेकर के आए थे हर बार, तो यहाँ पे भी वही काम करने जा रहे हैं हम। ये जगती, तो जब द्वितीय विभक्ति सेम है तो ये भी जगती, कोई नहीं सोता है, दोनों विभक्तियां जग रही हैं, दोनों जगती हैं, ठीक है ना। फिर है जगद। अब यहां से थोड़ा सा बदलाव होगा पंचमी तक, और इधर भी तृतीया चतुर्थी पंचमी तक। यहाँ तृतीया चतुर्थी पंचमी, इधर भी तृतीया चतुर्थी पंचमी। वहां पे जो ये तकार है, इस तय का, इसी का जो तृतीय वर्ण है द, उसमें बदल जाता है, क्योंकि आगे भ्याम प्रत्यय जो जुड़ना है उसके कारण से ये हलन शब्द उसके तृतीय वर्ण में जस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे जो द है वो आधा हो करके इस प्रकार से शब्द बनता है। जगत भ्याम, इस तय को द बना रहे हैं तीनों ही बार। अब इनमें भ्याम भ्याम प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो जगत भ्याम जगत भ्याम जगत भ्याम, तृतीया चतुर्थी और पंचमी, ये दोनों स्थिति सेम, ये दोनों स्थिति सेम, ये दोनों स्थिति सेम, ये दोनों स्थिति सेम, ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत जगह एक जैसी स्थिति है। फिर है मूल शब्द याद हो, जगत ओस प्रत्यय है, ओ की मात्रा स को विसर्ग में, और दोनों की स्थिति सेम है तो दोनों ही जगतो हो। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, ये स्थिति भी सेम होती है, इसलिए दो यहाँ तीन ऐसे, दो एक जैसे, हो गया काम। संबोधन में हे जगती, हे जगती जो कि यहाँ से उठाया है हमने द्विवचन को, प्रथमा और द्वितीय का जो भी है। अब बहुवचन में चलते हैं, यही जगती अब हो जाता है जगंती। यहाँ देखने वाले, आप इस जगंती को कहीं धातु रूप ना समझ, वैसे जैसे पठता पठती पठता पठंती वैसा ना समझे। जगंती को कोई पूछे तो ये शब्द रूप है, ना कि धातु रूप, ठीक है ना। तो ये जो ती थी वो छोटी हो गई, नकारात्मक यहाँ पे विधान हो गया अपने आप में। ऐसा ही इसका जो द्वितीय विभक्ति है उसका बहुवचन होगा सेम, क्योंकि दोनों विभक्तियां सेम चल रही है तो यहाँ सेम सेम हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने कहा था जैसे यहाँ तय का दय बना है तीन बार तृतीय चतुर्थी पंचमी में, यहाँ पे भी तृतीय चतुर्थी पंचमी में तय का दय बनाएंगे। अब प्रत्यय लग रहा है यहाँ पे भीष, तो भीष प्रत्यय को इस प्रकार लिखेंगे हम यहाँ पे, और विसर्ग बना दिया है से का। अब भ्यस भ्यस प्रत्यय जुड़ेगा तो जगत भ्य, और यहाँ पे भी जगत भ्य। ठीक है, अब बात षष्ठी बहुवचन की आती है, तो हमने देखा पहले भी कि वो जो
वो आम में बदल जाता है, आम से जुड़ेगा तो हलंत है, तो जगताम, जगताम शब्द बना। और यहाँ पे जगत शब्द तो है ही, हलंत है इसलिए आधा है, और सु और जोड़ दो तो ये वाला जगत सु आ जाएगा। नकारांत हलंत को हमने यहाँ पे मूर्धन्य शकार रखा था, लेकिन तकारांत और दूसरे जो शब्द हैं उनको हम यहाँ पे ये दंत्य शकार रख रहे हैं। इस प्रकार ये जगत्सु शब्द बनता है। और इसका अगर संबोधन देखा जाए तो संबोधन में यही जगन्ति शब्द वापस से आ जाएगा। इस प्रकार हमने देखा ये दोनों सेम है, ये दोनों स्थिति सेम है, ये दोनों स्थिति, ये दोनों स्थिति, ये 3 और ये 2, ये 2, ये बदलाव की स्थिति कहाँ है? 1 2, 1 2 3 4 5। इन 5 स्थितियों को याद रखना है। प्रश्न ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। क्योंकि इन प्रश्नों को याद करने का, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है हर बार, तो इसको याद रखना है कि कहाँ से प्रश्न किस तरह का पूछा जा सकता है। तो जगती में बड़ी की मात्रा करके जगंती, चूंकि लोग धातु रूप समझ सकते हैं, ये ऐसी स्थिति में जगत एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं। जगताम में आम या नाम, जो नाम या नाम बनना था लेकिन आम की मात्रा जुड़ रही है, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है लोगों के लिए। जगत्सु में सु का जो विधान है वो कहीं षटकोणकार, कहीं इसका सपेरे वाला सेका, तो और ये जगती ये की मात्रा, ये थोड़ी सी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। और ऐसे ही प्रश्नों को पेपर सेटर लोगों के माइंड सेट को चेक करने के लिए रखता है। तो आप इन स्थिति जो सर्किल की है, इन 5 स्थितियों को याद रखिएगा, अपने माइंड में सेट करिएगा और आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से सुरक्षित कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं नए शब्द रूपों के साथ। जय हिंद, जय भारत।